नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप विंडो प्लस आर दबाते हैं और ms config टाइप करके आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसका नाम है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। और ms config का मतलब भी यही होता है, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके विंडोज ऑपरेटिंग की एक बिल्ट इन यूटिलिटी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर की बहुत सी प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट कर सकते हैं, सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स को आप मैनेज कर सकते हैं और भी बहुत सारी सेटिंग्स, स्टार्टअप सेटिंग्स वगैरह, बूट सेटिंग्स वगैरह आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में जस्ट मैं इस पूरी ms config यूटिलिटी ऐप को ही एक्सप्लोर करूंगा। हर एक फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि आपको कब कब इसका यूज लेना है और कब नहीं लेना है। और आप कोई पर्टिकुलर सेटिंग इस एप्लीकेशन की हेल्प से करते भी हैं तो आपके सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो एक्सप्लोर करेंगे आज ms config को इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे और आते रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे वापस से विंडो प्लस आर दबा के ms config टाइप करके इस एप्लीकेशन को ओपन करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि आप किस प्रोसेस की हेल्प से ये सेम एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम है यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो आप डायरेक्ट सर्च में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐप आएगी, यूटिलिटी ऐप। आप इसको ओपन कर सकते हैं और सेम एप्लीकेशन आपके सिस्टम में ओपन होगी। अब ओपन होते ही यहाँ पर इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देखिए, सिंपल इंटरफेस है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने को मिलती है। पहले ही टैब आपके सामने जनरल टैब आता है, देन उसके बाद बूट टैब, सर्विसेज टैब, स्टार्टअप टैब्स एंड टूल्स। तो ये सभी टैब्स को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जनरल टैब की बात कर लेते हैं। जनरल टैब में आपके पास स्टार्टअप सिलेक्शन आता है और स्टार्टअप सिलेक्शन में आपके पास तीन तरीके के ऑप्शन आते हैं, एक नॉर्मल स्टार्टअप, एक डायग्नोस्टिक स्टार्टअप और तीसरा सिलेक्टिव स्टार्टअप। जब आप अपने सिस्टम में विंडोज को इंस्टॉल करते हैं, जब आपने कोई भी स्टार्टअप सेटिंग से छेड़खानी नहीं की होती, किसी भी आपने एप्लीकेशन को स्टार्टअप से ऑफ नहीं किया होता, ना ही किसी सर्विसेज को ऑफ किया होता, तब वो आपका स्टार्टअप जो होता है वो नॉर्मल स्टार्टअप होता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे सिस्टम के स्टार्टअप पे कोई भी डिवाइस, ड्राइवर्स, सर्विसेज, प्रोग्राम डिसेबल नहीं होना चाहिए, सबको खुली छूट है, सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए पूरी ग्रीन सिग्नल के साथ, तो आप नॉर्मल स्टार्टअप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहां से नॉर्मल स्टार्टअप को सिलेक्ट करते हैं, दैट मीन कि स्टार्टअप पर सभी कुछ लोड होगा और इस प्रोसेस में आपका सिस्टम स्टार्ट होने में समय भी ले सकता है, क्योंकि भैया उसको सभी कुछ लोड करना एक नॉर्मल स्टार्टअप प्रोसेस है। सिस्टम की डिफॉल्ट कंडीशन यही होती है नॉर्मल स्टार्टअप की, लेकिन जैसे जैसे आप अपने सिस्टम में चेंजेस करते जाते हैं, सिस्टम की जो कंडीशन है वो नॉर्मल स्टार्टअप से आ जाती है सिलेक्टिव स्टार्टअप की तरफ, जिसमें आप सिस्टम की सर्विसेज भी खुद मैनेज करते हैं और सिस्टम के स्टार्टअप आइटम्स भी खुद मैनेज करते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, स्लो स्टार्ट हो रहा है, तो भैया मैं स्टार्टअप प्रोग्राम्स को डिसेबल कर देता हूँ, स्टार्टअप सर्विसेज को डिसेबल कर देता हूँ। अब बात आती है कि भैया आपका सिस्टम बहुत ही स्लो स्टार्ट हो रहा है, आपको ये चेक करना है कि आखिर भैया दिक्कत क्या आ रही है, क्या किसी स्टार्टअप प्रोग्राम्स की वजह से या फिर स्टार्टअप सर्विस की वजह से मेरा सिस्टम स्लो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्नोस्टिक स्टार्टअप मिलता है, जस्ट लाइक सेफ मोड। जब आप सेफ मोड में अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो आपके सभी थर्ड पार्टी डिवाइसेस, सभी थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स, सभी थर्ड पार्टी सर्विसेज ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती है, उनके बिना ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है। सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे डायग्नोस्टिक स्टार्टअप की है। जब आप इस स्टार्टअप में अपना सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो ओनली बेसिक डिवाइसेस, सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स यहाँ पे लोड होंगे, यानी कि आपका सिस्टम हो सकता है कि फास्ट स्टार्ट हो इस डायग्नोस्टिक स्टार्टअप में। और एक तरीके की ट्रबल शूटिंग भी हो जाती है कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि किसी प्रोग्राम की वजह से अगर आपका सिस्टम स्लो स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई करके ओके करके आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे। अगर आपका सिस्टम फास्ट स्टार्ट होता है इस कंडीशन में, दैट मीन कि किसी न किसी स्टार्टअप एप्लीकेशन की वजह से आपका सिस्टम स्लो स्टार्ट हो रहा था। तो ये तीन मोड यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन सेलेक्टिव स्टार्टअप में आपको एक चीज और मिलती है, ठीक है, वो है ओरिजिनल बूट कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑलरेडी यहाँ पे टिक्ड है, यानी कि आपकी जो बूट कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम वैसी ही है जब आपने सिस्टम को इंस्टॉल किया था, सिस्टम में फर्स्ट टाइम विंडोज इंस्टॉल किया था। तो ये उसी बूट कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे चल रहा है। अदरवाइज आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास चेक अनचेक का ऑप्शन आ जाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं ये आपको अपने अकॉर्डिंगली यूज करनी है। जाहिर सी बात है कि ज्यादातर यूजर्स का सिलेक्टिव स्टार्टअप ही रहेगा, क्योंकि वो लोग अपने सिस्टम में अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज को डिसेबल करते हैं। लेकिन कभी आपको ट्रबल शूट करना
हूं किसी स्टार्टअप प्रोग्राम को, तो आप डायग्नोस्टिक स्टार्टअप में अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये तीनों स्टार्टअप सिलेक्शंस आपके समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं अगले टैब की, जिसका नाम है बूट। बूट टैब पर क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन आपके पास एक बॉक्स आता है जिसमें आपका करंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नजर आता है। अगर आपने अपने हार्ड ड्राइव में, सेम हार्ड ड्राइव में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पर मेरे सिस्टम में तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे एक ही सिस्टम इंस्टॉल नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो यहाँ पे उनकी लिस्ट आएगी और फिर आप यहाँ से डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप कोई सिलेक्शन नहीं करते हैं बूटिंग के टाइम पे तो आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए। जैसे विंडोज 11 है, सपोज मैंने यहाँ पे विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर रखा है और उसको डिफॉल्ट कर रखा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब अपना सिस्टम स्टार्ट करूंगा तो विंडोज 10 ऑटोमेटिकली वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एडवांस ऑप्शन से पहले हम यहाँ पे चलते हैं बूट ऑप्शन में। अगर आपको अपना सिस्टम सेफ मोड में स्टार्ट करना होता है तो जस्ट आप यहाँ से टिक कर देंगे। जैसे सपोज अभी आप अपना सिस्टम प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है या फिर कुछ टेस्टिंग करनी है जिसमें आप के सिस्टम में कोई भी थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो आप सेफ मोड में यहाँ पे अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ से सेफ बूट पे क्लिक करना होगा और मिनिमल यहाँ से आपका सिलेक्ट रहेगा, अप्लाई करके ओके करेंगे और सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो सेफ मोड में स्टार्ट होगा। तो मिनिमल को आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मोड है सेफ मोड का, और जो कि आपको एक GUI इंटरफेस के साथ आपको जस्ट लाइक विंडोज जैसे आपकी स्टार्ट होती है वैसे ही स्टार्ट होगा, जस्ट लेकिन रहेगा सेफ मोड जिसमें सिर्फ बेसिक ड्राइवर्स एंड सर्विसेज एंड प्रोग्राम लोड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट शेल की। अल्टरनेट शेल सेफ मोड का GUI वर्जन की जगह CUI वर्जन है, यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे। तो यानी कि आपके पास वहां पे GUI इंटरफेस नहीं आएगा, सीधा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा सेफ मोड का। इसमें भी सेम कंडीशन ही होती है, मिनिमल ड्राइवर्स प्रोग्राम्स वगैरह लोड होते हैं जिन पर आप वर्क करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल प्रोग्राम यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे लोड नहीं होते हैं। वायरसेस वगैरह के केस में सेफ मोड काफी हेल्प करता है क्योंकि सेफ मोड में वो जो प्रोग्राम्स होते हैं, वायरस प्रोग्राम्स होते हैं, वो लोड नहीं होते हैं। तो काफी सारे इश्यूज आप सेफ मोड में सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका कमांड प्रॉम्प्ट वर्जन, कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस। देन इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर, यहाँ पे आपके पास आता है एक ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज जनरली एंटरप्राइजेस एनवायरनमेंट में किया जाता है जहां पर एक्टिव डायरेक्टरी का यूज दिया जाता है। अगर एक्टिव डायरेक्टरी करप्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तब इस ऑप्शन का यूज लेकर उसको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा एक ऑप्शन और बचता है आपके पास सेफ मोड का, नेटवर्क मोड। इस मोड में एसेंशियल सिस्टम ड्राइवर्स एंड प्रोग्राम्स के साथ साथ नेटवर्क ड्राइवर्स भी लोड कर लिए जाते हैं। अगर आपको अपने सिस्टम को ट्रबल शूट करने के लिए नेटवर्क एक्सेस की जरूरत है तो आप इस मोड को यूज लेते हैं। तो ये सेफ मोड के 4 मेन यहाँ पर मोड हैं जिनमें से आप ज्यादातर मिनिमल का यूज लेते हैं क्योंकि मिनिमल आपको इजी टू यूज रहता है, GUI इंटरफेस रहता है और सभी तरीके की ट्रबल शूटिंग आप मिनिमल में भी कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं आपको बूट ऑप्शन में। नो GUI बूट आपको मिलता है, यानी कि अगर आप इस पर टिक कर देते हैं और अप्लाई करके ओके कर देते हैं, दैट मीन कि आपका सिस्टम जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा तो जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक एनिमेशन होता है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है तो आप उसको यहाँ पे नो GUI बूट टिक अगर आप करते हैं तो दैट मीन कि आपने वो एनिमेशन डिसेबल कर दिया है, जो कि आपके सिस्टम के बूट प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करता है। अगर मैं बूट लॉग को भी टिक कर देता हूं तो बूट लॉग में मैं यहां पर मेरे सिस्टम के बूट होते टाइम क्या क्या चीजें हो रही हैं उसकी एक लॉग फाइल यहां पे क्रिएट होती है, उसको मैं रीड कर सकता हूं, जो कि क्रिएट होती है सिस्टम में antbtlog.txt के नाम से। तो अगर आपको बूट प्रोसेस को एग्जामिन करना है, एनालाइज करना है, तो आप बूट लॉग पे टिक करेंगे। अगर आप बेस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो बेस का मतलब ही होता है बेसिक, और आप इस पे टिक करते हैं तो दैट मीन कि आपका सिस्टम बेसिक वीडियो ग्राफिक ड्राइवर्स के साथ स्टार्ट होना चाहिए, ना कि आपके सिस्टम में जो ऑलरेडी ग्राफिक इंस्टॉल्ड है उसके साथ इंस्टॉल्ड हो। डिस्प्ले इश्यूज वगैरह को फिगर आउट करने में इसकी काफी हेल्प मिलती है क्योंकि कई बार अगर आपके ग्राफिक कार्ड में इश्यू है और आप इस पे टिक करके आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हो जाता है तो दैट मीन कि ग्राफिक कार्ड के साथ कुछ इश्यू हो सकता है। इस तरीके की ट्रबल शूटिंग का यूज करने के लिए बेस वीडियो का यूज लिया जाता है। और OS बूट इंफॉर्मेशन अगर आप टिक करते हैं तो जब आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो आपके सिस्टम स्टार्ट होते टाइम वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन वहां पर शो करता है, कौन से ड्राइवर्स लोड हो गए, कौन से सर्विसेज लोड हो गए। तो इस तरीके का एक स्नैपशॉट आपको नजर आता है कि हाँ ठीक है सब कुछ ओके है, देन OS स्टार्ट करो। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ये जो ऑप्शन है ये टिक करता है। ठीक है, तो अब इनमें से आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा टिक करना है। अगर आपको सेफ बूट में लॉगिन करना है नेक्स्ट टाइम अपना सिस्टम तो आप इसको टिक करेंगे, अप्लाई करके ओके करेंगे और बाहर आ जाएंगे और सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे। अगर नहीं करना है तो इसको आप अनटिक कर देंगे। अगर ये टिक रहेगा तो हर बार जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो सेफ बूट में स्टार्ट होगा। नो GUI बूट आपको रखना है, यानी कि अगर आपको स्टार्टअप पर स्टार्टअप एनिमेशन नहीं चाहिए, उसको डिसेबल रखना है तो आप टिक रखेंगे। अगर चाहिए
तो आप इसको अनटिक कर देंगे। बूट लॉग इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप टिक रखेंगे, अदरवाइज अनटिक कर देंगे। आपको मैंने बताया कि अगर आपको अपना ग्राफिक ड्राइवर ट्रबल शूट करना है, एकदम ब्लैंक हो जा रही है स्क्रीन, तब आप इस ऑप्शन का यूज ले सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप अनटिक रखेंगे। ओएस बूट इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टअप पे चाहिए तो आप इसको टिक रखेंगे, नहीं तो अनटिक कर देंगे। तो ये सभी ऑप्शन आपको एक तरीके के ट्रबल शूटिंग ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज ले सकते हैं अलग अलग केस में। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक टाइम आउट ऑप्शन मिलता है जिसकी वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 30 सेकंड मिलेगी। ये टाइम आउट क्या काम करता है, जब अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो ये टाइम आउट उसके लिए कि जो बूट मेन्यू है वो आपकी स्क्रीन पर कितना देर आपको शो हो। ठीक है, ये बेसिकली वहां पर सबसे ज्यादा काम आएगा अगर सपोज आप मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हैं अपने सिस्टम में, 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पर जब आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी तो वहां की जो टाइम आउट स्क्रीन है उसको आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं 30 सेकंड तक मुझे शो होना चाहिए, जैसे कि मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाए एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, तो आप 30 सेकंड रख सकते हैं। आप चाहें तो इसका टाइम जो है 10 सेकंड भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 सेकंड रिकमेंड करूंगा, 10 सेकंड सफिशिएंट है, तो आप यहाँ पे 10 सेकंड रख सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 30 सेकंड होती है। तो कुल मिला के इसका काम यही है कि जो बूट स्क्रीन है, बूट मेन्यू स्क्रीन है, वो कितनी देर आपका वेट करे, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली उसको बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चलना ही है। और ये सभी सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंग करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेटिंग है ये परमानेंट सेटिंग हो जाए तो आपको जस्ट ये टिक कर देना होता है, मेक ऑल बूट सेटिंग परमानेंट। अगर नहीं करना है तो आप अनटिक कर दीजिए। तो काफी सारी चीजें, काफी सारा निचोड़ आपको यहां से मिला होगा, लेकिन यहां पे एक बटन अभी भी रह गया है, एडवांस्ड ऑप्शन, और इसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो एडवांस्ड ऑप्शन में चलते हैं और यहां पर बूट एडवांस्ड ऑप्शन में आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं जिनको समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन क्यों है, किस लिए है। सबसे पहला ऑप्शन यहां पे आता है नंबर ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेसर पे टिक करते ही यहां पे आपके पास नीचे का जो ऑप्शन है, जो ड्रॉप डाउन है, वो इनेबल हो जाता है, जहां से आप नंबर ऑफ प्रोसेसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वाड कोर यूज कर रहे हैं तो 4 होगा, ऑक्टा कोर यूज कर रहे हैं तो यहां पे आपको 8 मिलेगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ प्रोसेसर आपके सिस्टम में अवेलेबल है, आपके सीपीयू में अवेलेबल है, वो यहां पे शो करेगा। जाहिर सी बात है कि जब मैं नंबर ऑफ प्रोसेसर पे टिक करके यहां से ड्रॉप डाउन से कोई पर्टिकुलर नंबर यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, दैट मीन कि मैं यहां पर प्रोसेसर की जो नंबर्स हैं उन पे लिमिट कर रहा हूं कि हाँ ठीक है, इतने प्रोसेसर का यूज लेना है स्टार्टअप पे। स्टार्टअप पे क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बूट सेटिंग्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बूट की बात हो रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है। तो स्टार्टअप के टाइम पे अगर आप यहाँ पे, आपके पास सपोज 8 प्रोसेसर हैं, या फिर सपोज जैसे मेरे पास 4 प्रोसेसर है और मैंने 4 पे टिक कर दिया है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना सिस्टम स्टार्ट करूंगा तो चारों के चारों कोर्स का यहाँ पे यूज लिया जाएगा, भले ही एक कोर से काम हो रहा हो। अगर मैं यहाँ पे टिक नहीं लेता हूं तो सिस्टम ये ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। एक कोर से काम चल रहा है तो एक कोर का यूज लेगा, 2 कोर का काम चल रहा है तो 2 कोर से यूज लेगा, 3 कोर से काम चल रहा है तो 3 कोर से यूज लेगा। तो काफी सारे यूजर्स को लगता है कि भैया अगर मैं यहां पर टिक करके सबसे ज्यादा वाला नंबर सिलेक्ट कर दूं तो उसके बाद मेरा सिस्टम फास्ट स्टार्ट होगा। नहीं भाई, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिस्टम ऐसा करने पर स्टक ही हो जाए, कई बार सिस्टम बहुत ज्यादा डिले हो जाए सिस्टम स्टार्ट होने में, क्योंकि अब आपने बोल दिया है कि नहीं भैया मेरे पास यहाँ पे 4 बंदे हैं तो चारों को काम में लो। ऐसा नहीं है कि एक से काम हो रहा है तो एक से काम कर लिया, नहीं, 4 हैं तो चारों को यूज लेना है। सिस्टम क्या करेगा, जब चारों को काम देगा तो हो सकता है कि भैया जब काम बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अब कोई काम था एक आदमी के बराबर का, लेकिन आपने चारों आदमी से काम करवा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली कई बार टाइम ले लेता है और कई बार सिस्टम स्टक भी हो जाता है। ये जो आपको ऑप्शन मिलता है नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज करने के लिए, ये इसलिए मिलता है जिससे कि आप कोर टेस्टिंग अपने सिस्टम में कर सकें, सीपीयू से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग आप कर सकें। अगर आप सपोज 1 पे क्लिक करके आप ओके करके अप्लाई करके ओके करते हैं और फिर चेक करते हैं, तो आप ये चेक कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, आपके सीपीयू की सिंगल कोर फंक्शनैलिटी ओके है नहीं है। ओके, तो कोर फंक्शनैलिटी के लिए ये चेक किया जाता है, स्पीड बढ़ाने के लिए इसको यूज नहीं लिया जाता है। स्पीड बढ़ाने के लिए हो सकता है कि कुछ टाइम में आपका काम कर जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आपका सिस्टम स्टक होने लग जाए स्टार्टअप पर ही। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको इसको अनटिक ही करना है, इसको टिक नहीं करना है, इसको चेक नहीं करना है, अदरवाइज आपके सिस्टम में अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा ही सेम केस मैक्सिमम मेमोरी के साथ है। आपके सिस्टम में जितनी भी रैम है, अगर आप सभी को यहां पर लगा देंगे काम में, तो हो सकता है कि एक सिस्टम मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट यहां पे जनरेट हो जाए आपके सिस्टम के स्टार्टअप पे और आपका सिस्टम स्टार्ट ही ना हो, अटक जाए। इसलिए ये जो चीजें हैं ना, सिस्टम को ऑटोमेटिकली खुद मैनेज करने दीजिए। हाँ, आप तब इनको यूज कीजिए अगर आपको कुछ ना कुछ ट्रबल शूट करना हो मेमोरी से रिलेटेड, प्रोसेसर से रिलेटेड, अदरवाइज इनको आपको अनटिक ही रहने देना, इससे आपका सिस्टम फास्ट नहीं होगा। इसका यूज फॉल्टी रैम को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास 2 चिप हैं तो आप पर्टिकुलर
यहाँ पर वैल्यू, मैक्सिमम मेमोरी की वैल्यू को कम ज़्यादा करके फिर यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम बूट नहीं होगा या फिर बूट होता है या फिर अनस्टेबिलिटी के साथ बूट होता है, तो दैट मीन कि आप यहाँ से पकड़ लेते हैं कि ठीक है, हाँ दिक्कत जो है वो रैम चिप के साथ है। तो इस तरीके से आप ये ट्रबल शूटिंग के लिए है, ये आपके सिस्टम को फास्ट करने के लिए नहीं है। अगर सिस्टम फास्ट हो भी जाएगा तो दो चार बार यूज करने के बाद उसके बाद हो सकता है कि बंद हो जाए, इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं दी जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पीसीआई लॉक। पीसीआई का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरलॉक, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके सिस्टम में हार्डवेयर लगे हुए हैं ना, उनके बीच में जितने भी केबल्स हैं, उनके बीच जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने से क्या होगा कि फिर वो एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही स्पीड के साथ डेटा ट्रांसफर होगा, और ये लॉक करने से आपका सिस्टम एक तरीके स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इस टास्क को परफॉर्म करता है तो वो अपने अकॉर्डिंगली डेटा की प्रायोरिटी के आधार पर उसको ट्रांसफर करता है। कोई डेटा तेज ट्रांसफर होना है तो उसको तेज करेगा, स्लो होना है तो स्लो करेगा। तो यहां पर इसलिए इसको भी आपको अनटिक ही रखना है। इसको कुछ स्पेशल केसेस में ही इसको लॉक किया जाता है, यानी कि टिक किया जाता है। सपोज आप अपना सीपीयू ओवरक्लॉक कर रहे हैं तो आपको एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी की नीड होगी, स्टेबल डेटा ट्रांसफर की नीड होगी, या फिर आपको कोई कंपैटिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे करना है, कहीं आपका कोई पुराना हार्डवेयर है वो प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसको टेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज दिया जाता है, जहां पर आपको एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर स्टेबल डेटा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट करनी पड़ती है। अदरवाइज आप इसको अनटिक ही रखें। नॉर्मल कंडीशन में आपको ये चीजें अनटिक ही रखनी है। इसके बाद आपको मिलता है एक ऑप्शन डिबग, ठीक है। डिबग का क्या काम होता है, ये आपके सिस्टम की एक डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करता है, जिसको आप बाद में रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये टिक करते हैं तो सिस्टम की डिटेल रिपोर्ट आपके सिस्टम में जनरेट होगी, कहां कहां क्या क्या एरर आ रहे हैं, कहां कहां क्या क्या दिक्कत आपके सिस्टम में आ रही है। और ये जो रिपोर्ट है ये आपके सी विंडोज डायरेक्टरी में मिल जाती है, ntbtlog.txt के नाम से, जिसमें आपको डिटेल रिपोर्ट देखने को मिलती है। ये जो आपके डिबग पोर्ट हैं और चैनल हैं, ये कम्युनिकेशन पोर्ट को डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करके ये आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वहां पर इनका यूज है। फिलहाल के लिए मैं इसको भी अनटिक कर देता हूं और आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं सर्विसेज टैब की। सर्विसेज टैब में यहाँ पर आपके सामने आपके सिस्टम की सभी सर्विसेज आपको नजर आती हैं, जो कि स्टार्ट है और आपके सिस्टम के जो रिसोर्सेज है उनको कंज्यूम कर रही है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है नीचे, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। इसको आप जब टिक कर देते हैं तो आपके सिस्टम की जो भी माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज हैं वो यहां से हाइड हो जाती हैं, ठीक है। और वो हाइड होने का मतलब है कि अब जो यहाँ पे सर्विसेज बची हैं वो सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सर्विसेज बची हैं, जिनको आप चेक करके आप यहां से स्टॉप कर सकते हैं, जो आपके काम नहीं आ रही है। और अगर आप इन सर्विसेज को स्टॉप करते हैं तो डेफिनेटली आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है और सिस्टम आपका फास्ट स्टार्ट होगा। तो यहां से आप इन सर्विसेज को स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने के लिए जस्ट आपको क्या करना होगा, यहां से जो सर्विस आपकी रनिंग कंडीशन में, जैसे सपोज ये वंडरशेयर नेटिव पुश सर्विस है, इसको आपको टिक करना है और आपको यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देना है और अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इन सर्विसेज को डिसेबल कर सकते हैं, टिक करके, अप्लाई करके, ओके करके। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्विस भी आपको ऐसी लगती है कोई कि हाँ ठीक है इसको आपको ऑफ कर देना चाहिए, जबकि ऐसी कोई सर्विसेज होगी नहीं। सभी माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज आपके सिस्टम के लिए काफी जरूरी है, सिस्टम की सर्विसेज हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इस सर्विसेज को मुझे ऑफ करना है तो आप यहाँ से उनको भी टिक कर सकते हैं, और आप हाइड करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज यहाँ से हाइड हो ही जाती है। इसी तरीके से स्टार्टअप पे जाएंगे तो स्टार्टअप प्रोग्राम्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज 7 तक आपको स्टार्टअप प्रोग्राम्स यहीं पे नजर आते थे, लेकिन अब ये जो चीजें हैं वो टास्क मैनेजर में चली गई हैं विंडोज 8, 10 और 11 में। तो जस्ट यहाँ से आप ओपन टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे, स्टार्टअप एप्स यहाँ पे आ जाएगा और स्टार्टअप एप्स को आप यहाँ से एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जो ऐप आपके सिस्टम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही हो, जैसे सपोज यहाँ पे स्टार्टअप इंपैक्ट लिखा है, यहाँ पे नन लिखा है, यहाँ पे लो लिखा है, यहाँ पे हाई लिखा है, ठीक है। तो ये जो msh.exe है ये स्टार्टअप पे काफी हाई इंपैक्ट डाल रहा है, तो मैं इसको स्टार्टअप से डिसेबल कर दूंगा। इस तरीके से राइट क्लिक करके डिसेबल कर दिया। अब ये स्टार्टअप पे स्टार्ट नहीं होगी, जब तक मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा तब तक स्टार्ट नहीं होगी, और ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है स्टार्टअप प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्टअप प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक आपको आखिरी टैब मिलता है टूल्स का। यहाँ पे आपके सिस्टम की वो सभी एप्लीकेशन, यूटिलिटी एप्लीकेशन अवेलेबल है जिनका यूज आप अपने सिस्टम की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए करते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट विंडोज है, डिस्प्ले विंडोज वर्जन इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो जस्ट यहाँ पे लॉन्च बटन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको विंडोज की आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा यूएससी सेटिंग, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सेटिंग, विंडोज ट्रबल शूटिंग सेटिंग, कंप्यूटर मैनेजमेंट, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इवेंट व्यूअर। अगर आपको कोई एप्लीकेशन डायरेक्ट रन कमांड से या फिर सर्च से नहीं मिलती है तो आप इस तरीके से MS कॉन्फ़िग में आके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यहाँ से रन कर सकते हैं। जैसे सपोज सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है, इस पर मैंने क्लिक किया, लॉन्च कर दिया मैंने इसको। लॉन्च करने के बाद यहाँ पे
सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस विंडो यहाँ पे कंट्रोल पैनल से डायरेक्ट ओपन हो गई है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। इंटरनेट ऑप्शन है, इंटरनेट ऑप्शन को यहाँ पे लॉन्च कर दिया। हालांकि ये सभी चीज़ें आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाती है, लेकिन ये सभी एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप इनको एक्सेस कर पाते हैं। तो जस्ट यहाँ पे सभी टैब्स पूरे हो जाते हैं। आप जो भी सेटिंग यहाँ पे करते हैं आपको जस्ट अप्लाई करना होता है, ओके करते हैं, देन यहाँ पे आप रीस्टार्ट कर देते हैं अपने सिस्टम को, और रीस्टार्ट करते ही आपके सिस्टम में वो सेटिंग अप्लाई हो जाती है और जिसका यूज आप ले सकते हैं। आशा करता हूं कि जो MS कॉन्फ़िग एप्लीकेशन है, ये यूटिलिटी एप्लीकेशन है, इसके बारे में आपको काफी जानकारी मिली होगी और कहां पर इसका कैसे कैसे यूज लेना आपको ये भी समझ आया होगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।